हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। चलिए हम अपने चैप्टर पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम जो अपनी इस क्लास में जो कर चुके हैं वो क्या क्या टॉपिक कर चुके हैं पहले एक बार आप देख लीजिए, ताकि हम अगले टॉपिक पर आगे बढ़ सकें। तो हमने अभी तक जो समझा है वो क्या क्या चीज समझी है। हमने सबसे पहले एक टॉपिक तो ये किया था कि पुष्प का निर्माण कैसे होता है। फिर उसके बाद समझा था हमने पुष्प की संरचना। फिर उसके बाद हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो होता है वो 3 पदों में होता है। 3 पद कौन कौन से? पहला है निषेचन से पूर्व, दूसरा निषेचन और तीसरा है निषेचन पश्च। जिसमें हमने पहला टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। निषेचन से पूर्व में हमने आपको 2 स्टेप बताए थे कि पहला तो ये आएगा युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण जिसे कहा जाता है युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है युग्मकों का स्थानांतरण, जिसे कहा गया है परागण, पॉलिनेशन। देखिए बेटा, अभी जो हम टॉपिक अपना स्टार्ट कर चुके हैं वो निषेचन से पूर्व स्टार्ट हो चुका है। इस निषेचन से पूर्व में अपना पहला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है युग्मकों का निर्माण यानी कि युग्मक जनन। अब चूंकि युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, तो इसके अंतर्गत हमने फिर से 2 टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया है, जिसमें पहला टॉपिक नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास, और दूसरा इसके अंदर टॉपिक मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। अभी जो अपना टॉपिक स्टार्ट हो चुका है वो टॉपिक ये है जो हमने कल से स्टार्ट कर दिया था। तो जरा देखिए नर युग्मकोद्भिद संरचना में कौन कौन से टॉपिक हैं। इसके अंदर एक टॉपिक पुंकेसर, नेक्स्ट परागकोश, एंथर। उसके बाद परागकोश के अंदर पाई जाने वाली संरचना जिसका नाम है लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी की संरचना। तो यहां तक हमारे टॉपिक अभी तक क्लियर हो चुके हैं। पिछली 5 वीडियो के अंतर्गत हम पुष्प का निर्माण, पुष्प की संरचना, निषेचन से पूर्व में युग्मकों के निर्माण के अंतर्गत पहला टॉपिक आपका स्टार्ट कर चुके हैं हम नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास, जिसके अंतर्गत हम 3 टॉपिक पुंकेसर, परागकोश, लघु बीजाणु धानी की संरचना तक टॉपिक सारे क्लियर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने ये सारे टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो इन्हीं सभी टॉपिकों की जो वीडियो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, प्लीज वहां से जाकर आप एक बार देख लें। बाकी जो टॉपिक अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक क्या है? उस टॉपिक का नाम है लघु बीजाणु या परागकण की संरचना। इससे पहले की जस्ट वीडियो में जब आपने टॉपिक सीखा था लघु बीजाणु धानी की संरचना, तो उस लघु बीजाणु धानी की संरचना के अंतर्गत हमने आपको एक परिभाषा करवाई थी जिसका नाम था लघु बीजाणु जनन। और इसके अंतर्गत हमने परिभाषा बोली थी कि परागकोश या लघु बीजाणु धानी में उपस्थित कोई भी दुगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है लघु बीजाणु जनन। उस दौरान मैंने आपको ये बताया था कि जब लघु बीजाणु बनते हैं तो वो चतुष्क की फॉर्म में बनते हैं, उसके बाद ये चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहां तक हम कल कवर कर चुके हैं। तो आज से जो अपना टॉपिक है उसका नाम है लघु बीजाणु या परागकण की संरचना। इसके अलावा 2 टॉपिक और आएंगे जिनमें एक होगा नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन और लास्ट टॉपिक आएगा नर युग्मकों का निर्माण।
तो हमारा टॉपिक यही तो चल रहा है, युग्मकों का निर्माण। तो युग्मकों का निर्माण कुछ इस प्रकार से आपको पढ़ना होगा। पहला पुंकेसर, फिर परागकोश, फिर लघु बीजाणु धानी की संरचना, जिसके अंतर्गत आप पढ़ोगे लघु बीजाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है। फिर पढ़ेंगे आप लघु बीजाणु या परागकण की संरचना। फिर इन्हीं लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण किस प्रकार से होता है, और नर युग्मकोद्भिद के द्वारा नर युग्मकों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, ये हम आज के क्लास में समझने वाले हैं। पहले सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है लघु बीजाणु या परागकण की संरचना। देखिए जरा, बाकी के जो टॉपिक हैं, जब ये तीनों टॉपिक कवर हो जाएंगे उसके बाद हम ये टॉपिक करेंगे मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। और जब ये क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद टॉपिक आएगा परागण। आपने शायद पढ़े होंगे शब्द वायु परागण, जल परागण, कीट परागण, तो तब करेंगे। जब परागण की क्रिया खत्म हो जाएगी तब निषेचन, और उसके बाद निषेचन फर्स्ट पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है लघु बीजाणु या परागकण की संरचना। देखिए जरा एक बार, देखिए बेटा, हम जो कर रहे हैं, जैसे कि हम यहां लिख देते हैं पुष्प। पुष्प में अब जो आप कर रहे हैं, इधर एक तरफ देखिए जरा, पुंकेसर। पुंकेसर के अंदर होता है पराग कोश, इस तरह की संरचना। नेक्स्ट, पराग कोश के अंदर आपको बताया गया 4 चैम्बर होते हैं जिन्हें कहा जाता है लघु बीजाणु धानी। और इन्हीं लघु बीजाणु धानी के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसका नाम होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और इन्हीं लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं लघु बीजाणु या परागकण। नेक्स्ट जरा देखिए बेटा, देखो बेटा, इससे पहले कि मैं क्लास में एक बार आपको कुछ शब्दों के बारे में बताया था। एक शब्द बताया था जिसका नाम है बीजाणुद्भिद। इसके अलावा एक वर्ड बताया था जिसका नाम था युग्मकोद्भिद। मैंने क्या इन चीजों में बताया था कि पौधे के जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं चलती हैं, एक होती है बीजाणुद्भिद तो दूसरा होता है युग्मकोद्भिद। जैसे कि हम जो पौधे कर रहे हैं पुष्पी पादप, तो पुष्पी पादप की जो मेन प्लांट बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी होती है, वो मेन प्लांट बॉडी बीजाणुद्भिद होती है। बीजाणुद्भिद का मतलब इतना समझ लीजिए आप कि जो पौधे बीजाणु उत्पन्न कर रहे हैं उन्हीं को क्या बोला जा रहा है, बीजाणुद्भिद बोला जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या बन रहा है, लघु बीजाणु। जो किसने बनाया है, इधर आप देख सकते हो लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो जिसमें स्थित है उसका नाम है लघु बीजाणु धानी, जो स्थित है परागकोश में, जो स्थित है पुंकेसर में, और पुंकेसर स्थित है पुष्प में। और पुष्प पाए जाते हैं किसके ऊपर, पौधों के ऊपर। तो इसका मतलब है आवृत बीजी पौधे या जो पुष्पी पौधे होते हैं उनकी मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है, बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद होती है। तो इसका मतलब है ये पौधे कैसे होते हैं, द्विगुणित, क्योंकि बीजाणुद्भिद हमेशा किस अवस्था में पाए जाते हैं, डिप्लॉयड। हिंदी में कहें तो इसको बोलते हैं द्विगुणित। तो ये पुंकेसर के अंदर भी जो कोशिकाएं द्विगुणित, परागकोश के अंदर भी कोशिकाएं द्विगुणित, लघु बीजाणु धानी के अंदर भी कोशिकाएं द्विगुणित, लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी कैसी हुई, द्विगुणित। पर जैसे ही लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है तो बनने वाले जो लघु बीजाणु या परागकण है वो रह जाते हैं अगुणित। और जैसे ही अगुणित अवस्था स्टार्ट होती है तो स्टार्ट हो जाती है अगली अवस्था जिसका नाम है युग्मकोद्भिद, क्योंकि युग्मकोद्भिद हमेशा कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। और यही युग्मकोद्भिद अब आगे चल के आपने देखा कि हमेशा बीजाणुद्भिद जो होते हैं वो कौन सा डिवीजन करते हैं, वो करते हैं अर्धसूत्री विभाजन, जिसके द्वारा वो बीजाणु बनाते हैं। नर में है तो लघु बीजाणु, अगर कल को जब मैं करूंगा तो मादा में होगा गुरु बीजाणु। तो वैसे ही जैसे ही आपके लघु बीजाणु या अगुणित अवस्था आती है तो वहां से कौन सी अवस्था शुरू हो गई, युग्मकोद्भिद। तो इसका मतलब है यहां से आपकी अवस्था शुरू हो गई, क्योंकि ये नर का पार्ट है तो हम लिख देंगे नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका। तो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका यहां से स्टार्ट होती है। और चूंकि युग्मकोद्भिद होते हैं जो हमेशा समसूत्री विभाजनों के द्वारा आगे चल के किसका निर्माण करेंगे, युग्मकों का निर्माण करेंगे। और वो कैसे होगा जरा देखिए, शॉर्ट फॉर्म में आप इधर समझिए कि जैसे कि मैं यहां करवा दे रहा हूं एक बार, कि ये लघु बीजाणु जो है ये रहा, ये अगुणित कोशिका। तो यही लघु बीजाणु अब आगे चल के एक बार कर लेंगे
समसूत्र विभाजन, जिससे इसके अंदर दो कोशिकाएं बन जाएंगी। एक जो कोशिका रहेगी जिसका नाम है कायिक कोशिका, और एक जो कोशिका रहेगी उसका नाम है जनन कोशिका। और जैसे ही दुकोष की अवस्था आएगी, इसी दुकोष की अवस्था को बोला जाता है नर युग्मकोद्भिद। और ये नर युग्मकोद्भिद, इसको नाम क्यों मिला है जरा देखिए। क्योंकि इस दुकोष की अवस्था की जो जनन कोशिका होती है, यही जनन कोशिका पुनः कर लेती है समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन करके ये क्या बनाती है जरा देखना। ये कुछ इस तरह की संरचना बनाती है। इसके अंदर जो दो नीचे की तरफ संरचनाएं आपको कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, यही है नर युग्मक। तो जरा इधर देखिए, अभी आपको बताया गया था कि युग्मकोद्भिद समसूत्र विभाजन करके क्या बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं। तो जरा देखना कि यहां पर युग्मक बनाए किसने, युग्मक बनाए इस दुकोष की अवस्था में जनन कोशिका ने। तो जो युग्मक बनाएगा उसे ही कहा जाएगा नर युग्मकोद्भिद। तो जिसने युग्मक बनाए, तो किसने बनाए नर युग्मक, नर युग्मक बनाए हैं इस दुकोष की अवस्था ने, इसी कारण इसका नाम क्या रख दिया, नर युग्मकोद्भिद। तो चूंकि कोई भी अवस्था जब भी स्टार्ट होती है तो होती तो वो एक कोशिका से ही है, तो अगर एक कोशिका से होती है तो ये तो दो कोशिका है। इसी कारण ऊपर वाली जो कोशिका है लघु बीजाणु, यही तो प्रथम कोशिका है। इसी कारण इसे बोला गया नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका। तो आज के जो आपके टॉपिक होंगे, सबसे पहले हम अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसकी संरचना कैसी होती है। फिर अगला टॉपिक समझेंगे कि नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन किस प्रकार से होता है, और फिर पढ़ेंगे कि इस नर युग्मकोद्भिद की जनन कोशिका के द्वारा नर युग्मकों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आज के जो तीन टॉपिक होंगे, 1, 2 और फिर तीसरा नर युग्मकों का निर्माण, ये तीन टॉपिक। और एक चीज, चूंकि ये टॉपिक जो चल रहा है वो युग्मकों का निर्माण चल रहा है, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक जितनी भी आप प्रक्रिया पढ़ रहे हो लास्ट युग्मक तक, वो सारी की सारी प्रक्रिया कही जाती है युग्मक जनन, यानी कि गैमेटोजेनेसिस। तो आज के जो टॉपिक है, हम स्टार्ट करते हैं लघु बीजाणु या परागकण की संरचना। तो चलिए पहला टॉपिक करते हैं। टॉपिक का नाम लघु बीजाणु या परागकण की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। देखिए बेटा, इसका टॉपिक देखो, अभी तक हमने आपको क्या बोला कि इन लघु बीजाणु का जो निर्माण हुआ था वो लघु बीजाणु जनन के दौरान लघु बीजाणु मात्र कोशिका से हुआ था। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी होती थी, दुग्ध, जो कि अर्धसूत्री विभाजन से जब लघु बीजाणु बनाती थी तो वो कैसे रह जाते थे, अवृत। तो देखिए, प्रत्येक जो लघु बीजाणु होते हैं वो एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, गोलाकार एवं अगुणित संरचना होती है। साथ ही साथ आपको बता दिया गया कि लघु बीजाणु जो होते हैं वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं इसके। तो यह नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। जैसे इधर देखिए, ये एक मैंने लघु बीजाणु बनाया, तो क्या क्या चीज आपको बताई गई, ये एक कोश के होते हैं, एक केंद्र के होते हैं, गोलाकार होते हैं एवं अगुण संरचना होती है। नेक्स्ट, यह नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। तो लघु बीजाणु या परागकण जो होते हैं उनमें जीव द्रव्य की यानी कोशिका द्रव्य की अच्छी खासी मात्रा होती है। साथ ही साथ जो उनका केंद्रक होता है वो केंद्रक भी स्पष्ट होता है।
क्लियर। साथ फिर सीखिए आप टॉपिक कि प्रत्येक जो लघु बीजाणु होता है या परागकण जो होता है उसके ऊपर दो स्पष्ट भित्तियां पाई जाती हैं। दो स्पष्ट भित्तियां कौन कौन सी? पहला जिसका नाम है बाह्य चोल एक्साइन, और दूसरा जो आवरण पाया जाता है उसका नाम है अंतः चोल इंटाइन। देखिए जरा, जैसे कि मैंने लघु बीजाणु बनाया या परागकण बनाया, कोशिका द्रव्य की मात्रा अच्छी खासी है, नैस बीच में केंद्रक है, दो आवरण मैंने आपको बताए। पहला आवरण जिसका नाम है अंतःचोल, नेक्स्ट दूसरा आवरण जिसका नाम है बाह्य चोल। तो ये बाहर का जो हुआ उसका नाम है बाह्य चोल, और अंदर का जो हुआ उसका नाम है अंतःचोल। तो सबसे पहले बात करते हैं बाह्य चोल की, कि बाह्य चोल जो होता है वो एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। जैसे कि कल की क्लास में आपको बताया गया था कि परागकोश की भित्ति जो कि 4 परतों की बनी होती है, बाह्य त्वचा, अंतस्थिशियम, मध्यवर्त और लास्ट लेयर बताई थी जिसका नाम था टेपिटम। और वहां मैंने आपको बताया था कि टेपिटम की कोशिकाओं में बसीय प्रकृति की कुछ गोलाकार संरचनाएं पाई जाती थी जिनका नाम था प्रोयूबिस बॉडी। और ये प्रोयूबिस बॉडी इसी पदार्थ जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन के साथ मिलकर इन्होंने बनाया था यूबिस बॉडी। उस दौरान मैंने बताया था कि यूबिस बॉडी या स्पोरोपोलेनिन ही परागकण के बाह्यचोल बनाने का कार्य करता है। तो आंसर दोनों हो सकते हैं, बाह्यचोल को बनाता है स्पोरोपोलेनिन, या फिर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं यूबिस बॉडी। क्लियर। अब जरा स्पोरोपोलेनिन के बारे में सीखिए कि स्पोरोपोलेनिन जो होते हैं उनका भौतिक एवं जैविक अपघटन आसानी से नहीं होता है। भौतिक एवं जैविक अपघटन आसानी से नहीं होता है, यानी इन परागकणों पर उच्च ताप, अम्ल व क्षारों का प्रभाव नहीं होता है, और ना ही आज तक ऐसा कोई एंजाइम खोजा गया है जो एंजाइम स्पोरोपोलेनिन को नष्ट कर सके। इसी कारण चूंकि इनका भौतिक और जैविक अपघटन नहीं हो सकता, उच्च ताप, अम्ल एवं क्षार भी इसे नष्ट नहीं कर सकते, और ना ही कोई आज तक ऐसा एंजाइम खोजा गया है जो स्पोरोपोलेनिन को निम्नीकृत या नष्ट कर सके। इसी कारण परागकण जो है वो जीवाश्म के रूप में सुरक्षित पाए जाते हैं, जीवाश्म के रूप में सुरक्षित पाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे चीज सीखिए। देख बेटा कि जितने भी ये जो बाह्य चोल होते हैं, ये बाह्य चोल एक विशेष प्रकार के, ये बाह्य चोल जो होते हैं, बाह्य चोल मोटा, खुरदरा और कठोर होता है। इसके अलावा विशेष प्रकार के या विभिन्न प्रकार के अलंकरणों ऑर्नामेंटेशन यानी कि प्रतिमान या डिजाइन से युक्त होता है, प्रतिमान या डिजाइन से युक्त होता है। बाहर से देखने पर ये बाह्य चोल ऐसे सिंगल लेयर में दिखाई नहीं देते हैं, कुछ संरचना ऐसी होती हैं। देखिए जरा, कुछ इस तरह की इनके ऊपर संरचनाएं होती हैं जिन्हें यहां बोला गया है अलंकरण। और ये अलंकरण जालिकावत, धारीदार या फिर कांटेदार संरचना के रूप में हो सकते हैं।
क्लियर बच्चों? तो क्या बताया कि बाह्यचोल जो होते हैं मोटे, खुरदरे, कठोर, नैस विभिन्न प्रकार के अलंकरणों से युक्त होते हैं और ये अलंकरण जालिकाबद्ध, धारीदार या कांटेदार संरचना के रूप में पाए जा सकते हैं। इस प्रकार से आपने लघु बीजाणु के बाह्यचोल के बारे में सीखा। नेक्स्ट है अब अंतःचोल। अंतःचोल जो होता है वो पतला, कोमल, झिल्ली नुमा भाग होता है और ये बना होता है सेलुलोज प्लस पेक्टिन का। क्लियर? नेक्स्ट, इसी अंतःचोल के द्वारा निषेचन के समय पराग नलिका का निर्माण किया जाता है। जैसे ये पराग नलिका का जो निर्माण किया जाता है वो अंतःचोल के द्वारा किया जाता है। तो ये पराग नलिका भी किसकी ही बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की ही बनी होती है। आप जरा देखिए कि ये जो पराग नलिका निकल रही है तो वो एक छिद्र के द्वारा निकल रही है। तो ये जरा संरचना देखिए कि बाह्यचोल के चारों तरफ अगर आप देख रहे हो तो छोटी छोटी छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जा रही हैं जिन्हें कहा जाता है जनन छिद्र, और इन्हीं जनन छिद्रों से होकर निकलती है पराग नलिका। साथ ही साथ जहां जहां छिद्र होते हैं उन छिद्रों के पास ये स्पोरोपोलिन नाम का पदार्थ नहीं पाया जाता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आगे देखिए। देख बेटा, अभी तक आपको जो बता दिए कि बाह्य जो भित्ति होती है उसे कहा जाता है बाह्यचोल, आंतरिक जो भित्ति होती है उसे कहा जाता है अंतःचोल। नेक्स्ट बता दिया बाह्यचोल स्पोरोपोलिन का और अंतःचोल बना होता है सेलुलोज एवं पेक्टिन का। आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, कुछ पौधे जिनमें कीट परागण या पक्षी परागण पाया जाता है। परागण का मतलब आप जानते होंगे, नहीं तो अगली क्लास में हम आने वाला है, फिर भी एक परिभाषा सुन लीजिए। परागण परागकोश से परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया ही परागण कहलाती है। तो कुछ पौधों में जल परागण, तो कुछ में वायु परागण, कुछ में कीट परागण, तो कुछ में पक्षी परागण पाया जाता है। तो जिन पौधों में कीट या पक्षी परागण पाया जाता है उनके बाह्यचोल के ऊपर एक तेलीय पदार्थ पाई जाती है। बाह्यचोल के ऊपर एक तेलीय परत पाई जाती है। उस तेलीय परत का नाम होता है पोलन किट। क्लियर बेटा? ये पोलन किट का कार्य क्या होता है, जरा इसको सुनिए। ये पोलन किट का कार्य होता है, एक तो ये कीटों को आकर्षित करती है। क्यों करती है? क्योंकि पोलन किट विशेष रंग, विशेष गंध के होते हैं और साथ ही साथ ये चिपचिपे होते हैं। तो विशेष रंग और विशेष गंध की वजह से ये अपनी तरफ कीटों को आकर्षित कर सकती हैं। साथ ही साथ ये परागकणों को परावैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा चूंकि ये चिपचिपे होते हैं तो जब कीट इनकी तरफ आते हैं तो कीटों के शरीर से चिपकने में भी ये सहायक होते हैं। तो क्या आपको बताया गया टॉपिक कि जिन पौधों में कीट परागण, पक्षी परागण पाया जाता है उनके ऊपर बाह्यचोल के ऊपर एक तेलीय परत पाई जाती है जिसका नाम होता है पोलन किट। अब एक चीज और ये जान लीजिए कि इस तेलीय पदार्थ के आवश्यक पदार्थों का जो निर्माण किया जाता है वो किया जाता है टेपिटम के द्वारा। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पोलन किट किसने बनाई है? टेपिटम ने बनाई है। नेक्स्ट आगे देखिए। देखो इतने टॉपिक आपने लघु बीजाणु और परागकण के अंदर सुने। इसके बाद अब जरा और कुछ सुनिए। देखो जब एक लघु बीजाणु चतुष्क बनता है तो लघु बीजाणु चतुष्क से जब ये चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से पृथक होते हैं, लघु बीजाणु या
परागकण जब एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं तो पृथक हो जाने के बाद ये गोलाकार अवस्था में आ जाते हैं। जैसा कि यहां लिखा भी हुआ था अभी कुछ देर पहले, ये एक गोलाकार संरचना होती है, तो ये गोलाकार अवस्था में आ जाते हैं। तो जिस टाइम पर ये गोलाकार अवस्था में आते हैं तो इनके अंदर कोश का द्रव और केंद्रक स्पष्ट ही होता है। हर एक के अंदर कोश का द्रव स्पष्ट होता है, यानी कि कोश का द्रव की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन धीरे धीरे करके जब ये विकसित होते हैं, ये लघु बीजाणु विकसित होते हैं, तो विकसित होने के दौरान क्या होता है जरा देखिए। इनके अंदर कुछ संरचनाएं बनने लगती हैं जिनको कहते हैं रिक्तिका, या बोल सकते हो रसदानी, वैक्यूल बनने लगती है, जिसके कारण कोश का द्रव जो है वो केवल और केवल परिधीय भाग में रह जाता है। यानी कि अधिकांश जगह जो घेर ली जाती है वो किसके द्वारा घेर ली जाती है? रसदानी के द्वारा घेर ली जाती है। और लास्ट एक चीज और कि अलग अलग जाति के पौधों में जो परागकण होते हैं वो आकार, रंग, रूप एवं बनावट में भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। तो आज की क्लास के अंतर्गत आपने टॉपिक समझा लघु बीजाणु या परागकण की संरचना। एक बार जल्दी जल्दी से आप इसे रिवाइज कर लो। क्या क्या बताया? ये एक कोश के होते हैं, एक केंद्र के होते हैं, गोलाकार एवं अगुण संरचना होती है। साथ ही साथ इसे नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहा जाता है, क्योंकि आगे चल के यही लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मकोद्भिद बनाने का कार्य करेगा, जो कि हम आगे की क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट फिर बताया था कि ये जो लघु बीजाणु होते हैं उनके ऊपर दो स्पष्ट भित्तियां पाई जाती हैं, एक होता है बाह्य चोल तो दूसरा होता है अंतःचोल। बाह्य चोल जो बना होता है आपको पदार्थ बताया गया जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। अब चूंकि स्पोरोपोलेनिन का भौतिक और जैविक अपघटन नहीं होता, इस कारण ये जीवाश्म के रूप में भी पाए जाते हैं। फिर बताया कि अंतःचोल जो होते हैं वो अंतःचोल सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। साथ ही साथ अंतःचोल ही परागनलिका का बनाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद बताया कि जिन पौधों में कीट परागण, पक्षी परागण की क्रिया पाई जाती है उनके बाह्यचोल के ऊपर एक तेलीय परत पाई जाती है जो कि बनाई जाती है टेपिटम के द्वारा, जिसको कहा जाता है पोलन किट। पोलन किट के कुछ कार्य बताए। एक तो ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं क्योंकि ये विशिष्ट रंग और विशिष्ट गंध के होते हैं। साथ ही साथ ये पराबैंगनी किरणों से बचाने का कार्य करते हैं। और लास्ट चूंकि ये चिपचिपे होते हैं तो कीटों के शरीर से चिपकने में भी ये सहायक होते हैं। तो लास्ट बताया गया आपको कि जब लघु बीजाणु चतुर्थ से चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग होते हैं तो वो गोलाकार अवस्था में आ जाते हैं। तो उस टाइम पर इनके पास कोशिका द्रव की मात्रा ज्यादा होती है, पर जैसे जैसे ये विकसित होते हैं तो कोशिका द्रव के अंदर ही रिक्तिका बनने लगती है, जिससे कोशिका द्रव की मात्रा केवल परिधीय साइड में ही रह जाती है, यानी कि कोशिका द्रव की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है। और लास्ट लाइन बताई थी कि विभिन्न जातियों के पौधों में जो परागकण बनते हैं वो आकार, रंग, रूप और बनावट में भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। तो अगला इसके बाद टॉपिक जो हम करने वाले हैं, जरा उस टॉपिक को देखिए। अगला टॉपिक है नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। ये क्लास मुझे लगता है थोड़ी लंबी हो गई है, तो इसलिए ऐसा करते हैं, एक तो टॉपिक है नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन और दूसरा है नर युग्मकों का निर्माण। इन दो टॉपिकों को नेक्स्ट अगली क्लास में देखते हैं। आज के लिए हमने जो टॉपिक किया है लघु बीजाणु का निर्माण, वहीं तक काफी है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम कर लेंगे नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन एवं नर युग्मकों का निर्माण। थैंक यू।